Every single book which I've topper suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. इंडिया पाकिस्तान तनाव के बीच एक और जंग लड़ी जा रही थी और वो जंग थी साइबर वॉरफेयर। ये जंग हमारी साइबर एजेंसीज लड़ रही थी। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस व्हाई पाकिस्तान इज इंक्रीजिंगली रिलाइंग ऑन साइबर वॉरफेयर एंड व्हाट इंडिया शुड डू। इज देयर इज अ नीड टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव साइबर पोस्चर। सो इन दिस video we will discuss all those things. Recently, or we can say 3 days ago, India-Pakistan tension, Nirmala Sitharaman to chair meetings with the banks, financial institutions and on cyber readiness, agencies and organizations which are in charge of India's critical infrastructure. So in this lecture, we will also discuss all these critical, we can say keywords. Okay, critical infrastructure, cyber posture, cyber defense, cyber offense. We will discuss all those things. So our finance minister is chairing one particular sitting where she is saying that we should be ready and we should protect our critical infrastructure. Fine. And in recent days, all such incidents have been reported. Fine. Since Falgam terror attack on 22nd April, India is thwarting nearly 30 to 40 cyber attacks daily. अब बात क्या है कि जब फोर्सेस लड़ रही थी तो ये चीजें इतनी हाईलाइटेड नहीं थी, लेकिन ये हमारी साइबर डिफेंस एजेंसीज जो हैं वो लगातार साइबर अटैक्स को भी नाकामयाब कर रही थी। Agencies and organizations which are in charge of India's critical infrastructure were asked to be on high alert after having faced a number of cyber attacks following the Falgam terror attack in the last month. And these incidents reflect a surge in cyber aggression. Now, you should remember some of the key terminologies. Cyber aggression. Fine? Cyber aggression. This particular topic is important for your GS paper 3. Internal security. Cyber aggression with Pakistan-based groups leveraging both financial attacks and propaganda to exploit the volatile situation post Falgam. जैसा कि हमने देखा कि बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाए गए, वैसे ही ये भी एक चीज थी जो लगातार चल रही है। Moving ahead with this, now you can see cyber attacks alert. Pakistan Cyber Force claims breach of Indian Defense Institution website. पाकिस्तान साइबर फोर्स ने क्या क्या किया? इंडियन मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज, इनकी वेबसाइट को हैक कर लिया और वहां पे वेबसाइट को हैक करके डिफेसमेंट किया, बहुत सारे सिक्योरिटी पर्सनल्स के डेटा को चुरा दिया। सिमिलरली ये था एक और हैकिंग उनका, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो पढ़िए। योर आर्मर्ड फैक्ट्री इज नाउ ओन्ड बाय हिट पाकिस्तान कर्टसी पाकिस्तान साइबर फोर्स। तो पाकिस्तान साइबर फोर्स ने क्या हैक किया? आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, ए पब्लिक सेक्टर कंपनी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और वहां पे पाकिस्तान का फ्लैग लगा दिया और अल खालिद टैंक का फोटो लगा दिया। और ये एक और चीज लिखी है, फलगाम वाज जस्ट द बिगिनिंग। इससे समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान इज इंक्रीजिंगली रिलाइंग ऑन असिमेट्रिकल वॉरफेयर और सब कन्वेंशनल वॉरफेयर। मूविंग अहेड विद दिस, देख सकते हैं भारत पाक तनाव के बीच बीजेपी मध्य प्रदेश की वेबसाइट हैक हो गई। किसने किया? पाकिस्तान साइबर फोर्स। राजस्थान का एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट हैक हो गई और उस पे मैसेजिंग क्या है वो पढ़िए। मैसेजिंग है, फलगाम वाज नो अटैक, इट वाज एन इनसाइडर्स जॉब। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट हिट वोंट बी बुलेट, इट विल बी बाइट्स। आप समझ रहे हैं कि साइबर थ्रेट कितना बढ़ता जा रहा है, स्पेशली फ्रॉम द चाइना एंड पाकिस्तान। मूविंग अहेड विद दिस, ये 7 मई का साइबर ट्रैकर है और साइबर ट्रैकर ये दिखा रहा है कि 35 प्रो पाकिस्तानी ग्रुप्स एंड मोस्ट ऑफ
them supported pro-Palestinian stance as well. They were targeting India's cyberspace. उनका जवाब सिर्फ प्रो इंडियन जो 10 ग्रुप्स हैं उन्होंने दिया, which means that we need a dedicated cyber force. Moving ahead with this, और देख सकते हैं सर्ज इन साइबर अटैक्स, महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट वांट्स टू स्टे विजिलेंट. तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो कि रिपोर्ट किए गए हैं लेकिन इतने हाईलाइट नहीं हुए. ये यह दर्शाता है कि इंडिया शुड बी रेडी टू फाइट अ न्यू फ्रंट वॉर दैट इज साइबर स्पेस. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई पाकिस्तान इज इंक्रीजिंगली रिलाइंग ऑन साइबर अटैक्स. जैसा कि हम जानते हैं दैट पाकिस्तान जो है वो कन्वेंशनली तो इंडिया से जीत नहीं सकता और इसी वजह से उन्होंने उनकी थ्योरी अभी भी वही है दैट वी विल ब्लीड इंडिया इनटू 1000 कट्स और 1000 पीसेस, 1000 कट्स. और वो 1000 कट्स के लिए एक नई चीज जो अब शुरू की है उन्होंने वो किया है साइबर वॉरफेयर. टेररिज्म इज द पार्ट ऑफ दैट स्ट्रेटेजी और ये भी उसी के हिस्सा है. So cyber warfare offers a strategic and tactical advantage. क्योंकि ये tactical advantage है क्यों? Low cost है लेकिन इसका impact बहुत ज्यादा होता है, which requires minimum resources compared to the conventional warfare. जैसे कि हम जानते हैं कि conventional warfare में defense equipment खरीदने के लिए बहुत पैसा लगता है लेकिन इसके लिए इतना नहीं लगेगा और easily कर सकते हैं. इसके बाद क्या होगा? Deniability है कि हमने तो किया ही नहीं. जब वॉर होता है तब दो स्टेट्स के बीच में लड़ाई होती है लेकिन साइबर वॉरफेयर में बोल देंगे कि नॉन स्टेट एक्टर ने किया, हमने तो किया ही नहीं. ये भी एक पॉइंट बनेगा. अ सिंगल हैकर और स्मॉल ग्रुप कैन डिसरप्ट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टील डेटा और कॉज इकोनॉमिक लॉसेस यूजिंग वाइडली अवेलेबल टूल्स जैसे कि DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक और फिशिंग कैंपेन्स, relatively inexpensive but can paralyze websites और network. तो लो कॉस्ट है लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है. दैट इज व्हाई पाकिस्तान इज इंक्रीजिंगली रिलाइंग ऑन साइबर अटैक्स. ये हम देख सकते हैं, ये पास्ट के कुछ इंसिडेंसेस हैं जो ये दिखाते हैं कि पाकिस्तान और बाकी लोग कर क्या रहे हैं इंडिया के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. अब बात आती है कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है. तो देखिए क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ सिस्टम्स हैं, कुछ नेटवर्क्स हैं विच आर वाइटल फॉर एनी सोसाइटी और अ कंट्री फॉर इट्स फंक्शनिंग. जैसे कि आप सब जानते हैं कि पावर इज वाइटल फॉर इंडस्ट्रियल और सिर्फ इंडस्ट्री की बात नहीं है, डे टू डे लाइफ में पावर कितना जरूरी है. नाउ यू कैन इमेजिन कि एकदम से सब जगह पावर कट हो जाए, ये वीडियो भी तो नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा ना सब कुछ. तो पावर पे कितनी चीजें डिपेंड करती है. दैट इज व्हाई इट इज द पार्ट ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. सो यू कैन से क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज नथिंग बट द vital infrastructure for any country or a society. Or not only infrastructure, it can be system, it can be network, it can be system or network. In India, you can say that railway is also the part of critical infrastructure. Fine. So power. अब पावर सेक्टर में कैसे साइबर अटैक हुआ ये यहाँ पे दिया हुआ है. malware attack causes 10-hour blackout in मुंबई और ठाणे. पूरा पावर सिस्टम डिसरप्ट कर दिया गया था. इसके बाद ये अक्टूबर 2020 की बात है. उसके बाद फरवरी 2021 टेलीकॉम सेक्टर ओवर 2 मिलियन एयरटेल यूजर पर्सनल डेटा कॉम्प्रोमाइज्ड. 2 मिलियन यूजर्स का डेटा कॉम्प्रोमाइज हो गया. इसके बाद फरवरी 2021 में ही एविएशन सेक्टर एयर इंडिया डेटा सर्विस servers targeted by cyber attacks affecting 4.5 million customers. फिर डेटा कॉम्प्रोमाइज हो गया. इसके बाद अप्रैल 2021 ऑयल इंडिया लिमिटेड सफर्स रैंसमवेयर. एक और टाइप का है रैंसमवेयर अटैक्स विच नोक ऑफ कंपनीज IT सिस्टम. रैंसमवेयर मतलब पूरे सिस्टम को पैसेंजर स्ट्रेंडेड फॉर 4 hours. उसके बाद हुआ जून 2022 डिजास्टर मैनेजमेंट गोवा's फ्लड मॉनिटरिंग सिस्टम हिट बाय रैंसमवेयर. तो आप समझ सकते हैं कि ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है और इस पे कैसे कैसे अटैक्स हुए हैं इन द रीसेंट पास्ट. एंड राइट नाउ वी आर विटनेसिंग अ सीरीज ऑफ अटैक्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान. और साइबर ट्रैकर भी ये बता रहा है कि जो प्रो पाकिस्तानी ग्रुप्स हैं वो कितने ज्यादा एक्टिव हुए हैं अभी. ठीक है, 45 ग्रुप्स ऐसे हैं जो प्रो पाकिस्तानी ग्रुप्स हैं
35 ग्रुप्स हैं और वो लगातार इंडिया पर साइबर अटैक कर रहे हैं। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन डिनायल ऑफ सर्विस अटैक का एक एग्जांपल है। जैसे कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक यूपीएससी की वेबसाइट है, जैसे कि हम सब लोग फॉर्म डालते हैं। अब सपोज यूपीएससी की वेबसाइट 1 मिनट में या 5 मिनट में 100 एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकती है, 100 एप्लीकेशन पर मिनट। अब किसी को भी इसको हैक करना है तो क्या, जैसे कि आप सब रियल यूजर्स हैं और इसको फॉर्म को फिल करने के लिए यूपीएससी की वेबसाइट पे जा रहे हैं, तो ठीक है, ये तो डेटा ट्रैफिक है जो रियल यूजर से आ रहा है। अब इसको हैक करना हो तो अटैकर क्या करते हैं, बहुत सारे बॉट्स क्रिएट कर देते हैं और वो बॉट्स एक साथ 1000 से ज्यादा, सपोज 5000 एप्लीकेशन एक टाइम पे रिक्वेस्ट करते हैं उस वेबसाइट से, तो क्या हो जाएगा, आउट ऑफ रिसोर्सेज सर्विस ऑफलाइन, वो चलेगा ही नहीं। और ऐसा आपने देखा भी होगा कि जब लास्ट डे होता है फॉर्म भरने वाला उस टाइम पे, ठीक है, ऑल्दो उस टाइम पे कोई बॉट्स एक्टिव नहीं होते हैं या साइट हैक नहीं होती है, उस पर साइबर अटैक नहीं होता है, लेकिन ऐसा हो जाता है उससे बाय डिफॉल्ट, तो इसको बोलते हैं डीडीओएस अटैक। मूविंग अहेड विद दिस, तो पहला पॉइंट तो ये कि लो कॉस्ट होता है लेकिन इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है साइबर अटैक का। दूसरा, एनोनिमिटी एंड प्लॉसिबल डेनायबिलिटी। पाकिस्तान बोलता है कि नहीं हमने तो किया ही नहीं है, जबकि पाकिस्तान साइबर फोर्स लिखा हुआ है, बट एट्रीब्यूशन इन साइबर स्पेस इज चैलेंजिंग, अलोइंग स्टेट और प्रॉक्सी ग्रुप्स टू ऑपरेट विथ रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ डायरेक्ट रिटेलिएशन। बोल देंगे पाकिस्तान कैन डिनाई इन्वॉल्वमेंट इन अटैक, पाकिस्तान साइबर फोर्स कॉम्प्लिकेटिंग इंडियाज रिस्पॉन्स। एक और है asymmetrical advantage, because in symmetrical warfare India is having a lot of advantage over Pakistan, लेकिन ये asymmetrical है। Cyber warfare enables weaker state to challenge stronger adversaries like India. Pakistan with less advanced conventional forces than India, okay, exploit vulnerability in India's digital infrastructure. तो ये 3 कारण हो गए, हाई कॉस्ट, लो कॉस्ट, हाई इम्पैक्ट। सेकंड, एनोनिमिटी, डिनायबिलिटी, asymmetric advantage that Pakistan is enjoying, disruption of critical infrastructure, गवर्नमेंट की वेबसाइट हैक कर ली और पूरा सिस्टम खराब कर दिया, जिससे कि आम जनजीवन प्रभावित होगा, जैसे कि गवर्नमेंट हो गया, सिविलियन सिस्टम हो गया, जैसे कि रेलवेज, बैंक कैन कॉज chaos, इकोनॉमिक लॉसेस, ऑपरेशनल डिलेज, इवन टेम्पररी डिसरप्शंस इन द AVNL वेबसाइट डिफेसमेंट फोर्स रिसोर्सेज इंटेंसिव रिस्पॉन्स। फिर उनका रिस्पॉन्स हमें करना पड़ेगा। एस्पियोनेज एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग, बहुत सारा डेटा चुरा लेते हैं, जैसे कि डिफेंस की, है ना, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की वेबसाइट को हैक कर लेना और वहां से डिफेंस पर्सनल का जो डेटा है उसको चुरा लेना, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। MES एंड MP IDSA breaches aims to extract such information, enhancing Pakistan's strategic awareness. And the last one is escalation control, क्योंकि ये कंट्रोल्ड एस्केलेशन होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट फुल फ्लेज्ड वॉर का जो खतरा है, जो न्यूक्लियर डिटरेंट का खतरा है, वो बच जाता है। दिस इज क्रिटिकल इन द इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट वेयर न्यूक्लियर डिटरेंस लिमिट्स कन्वेंशनल एस्केलेशन। आप फॉर्म्स ऑफ वॉरफेयर देख सकते हैं कि एक तो होता है क्या, मिलिट्री मेथड में रेगुलर वॉरफेयर और एक इरेगुलर वॉरफेयर। तो पाकिस्तान इज रिलाइंग ऑन इरेगुलर वॉरफेयर, दैट इज लो इंटेंसिटी, है ना, उसका कॉन्सेप्ट भी समझना जरूरी है। जो असिमेट्रिक वॉरफेयर और लो इंटेंसिटी वॉरफेयर है, उसका मकसद जो है, उसका उद्देश्य जो है, वो हाई इंटेंसिटी टोटल वॉर डिस्ट्रक्शन है ही नहीं। दे आर फाइटिंग लो इंटेंसिटी टेरर वॉरफेयर, गुरिल्ला वॉरफेयर। They are supporting Naxalites in India. They are supporting insurgent groups in India. They are sending non-state actors, groups like Jaish-e-Mohammed, Lashkar-e-Taiba, to bleed India. Very low intensity Cold War. तो एक ये साइकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन भी क्रिएट करता है। फाइन, अब बात आती है कि इसका रिस्पॉन्स कैसे दिया जाए, क्योंकि ये तो वो कर रहा है, सब कन्वेंशनल वॉरफेयर या असिमेट्रिकल वॉरफेयर पे तो वो आ गया है, क्योंकि वो 3 वॉर हार चुके हैं इंडिया से, चौथा भी अभी हारने वाले थे लेकिन हमने रोक दिया। तो वो इतना तो क्लियर है कि कन्वेंशनल वॉरफेयर में जीत नहीं पाएंगे। तो क्या किया जाए, तो असिमेट्रिकल वॉरफेयर पे उतर आए हैं।
अब असिमेट्रिकल वॉरफेयर में एक वॉरफेयर जो है वो है साइबर स्पेस का वॉरफेयर, दैट इज साइबर वॉर, एंड दे आर डूइंग इट. इनफैक्ट दे आर डूइंग साइबर टेररिज्म एज वेल. So how to respond this cyber terrorism and cyber war? So we should have a comprehensive cyber posture. Now we will discuss कि एक cyber posture होता क्या है किसी कंट्री का और ये क्यों जरूरी है. देखिए, साइबर सिक्योरिटी पोस्चर एंड मेच्योरिटी असेसमेंट बेनिफिट क्या क्या होना चाहिए. वी हैव अ टीम ऑफ प्रोफेशनली ट्रेंड, ओके, सर्टिफाइड एंड हाईली एक्सपीरियंस्ड साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट. सबसे पहले तो एक टीम होनी चाहिए डेडिकेटेड, जो एक्सपीरियंस्ड हो साइबर सिक्योरिटी मामलों के. तो ऐसे ही कुछ इसके फीचर्स हैं जो यहां लिखे हुए हैं. साइबर सिक्योरिटी पोस्चर. अ कंट्री साइबर सिक्योरिटी पोस्चर refers to overall approach, capability, strategic orientation in cyberspace encompassing its defensive and offensive policies. ठीक है, डिफेंसिव क्योंकि आपको अपना साइबर स्पेस बचाना है, और जैसे जैसे हमने लैंड बॉर्डर प्रोटेक्ट नहीं किया तो वो एक डिफेंसिव स्ट्रेटेजी थी, एयर डिफेंस सिस्टम, और हमने अटैक भी किया हमारी एयरफोर्स से, ड्रोन्स से. तो वैसा ही साइबर स्पेस में भी होगा कि पहले तो आपको अपना साइबर स्पेस बचाना है और फिर साइबर ऑफेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स भी आपके पास होने चाहिए. तो वो सारी स्ट्रेटेजी मिला करके उसे कहा जाता है साइबर पोस्चर या कॉम्प्रिहेंसिव साइबर पोस्चर. ऑफेंसिव पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज एंड इंटरनेशनल अलाइनमेंट. It reflects how a nation position itself to protect its interest, respond to threats, and project power in the digital domain. अब डिजिटल डोमेन की बात है. एयरफोर्स के लिए तो हमने कर लिया, एयर डोमेन के लिए किया, या एयर फ्रंटियर के लिए कर लिया, लैंड फ्रंटियर के लिए ऑलरेडी हो चुका, ओके. ओशियन या नेवी वाले काम में भी हमने कर लिया, लेकिन अब साइबर स्पेस पे करने की बारी है. तो एक कॉम्प्रिहेंसिव साइबर पोस्चर होना चाहिए. आइडेंटिफाई योर एसेट, protect your asset, detect incident, respond with a plan and recover. क्योंकि बहुत बार अटैक हो ही रहे हैं, तो आप उसको कैसे रिकवर करोगे. Are you getting? तो ये होता है साइबर पोस्चर किसी भी कंट्री का. डिफेंसिव पोस्चर पहले तो हो क्योंकि हमें डिफेंड करना है, लगातार अटैक हो रहे हैं. तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन, मेजर टू सिक्योर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि बैंकिंग, एनर्जी, डिफेंस. इंडियाज NCIIPC, for example, focuses on protecting critical sector. ठीक है, ये रहा हमारा नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर. और सर्ट इन, थ्रेट डिटेक्शन. जो थ्रेट डिटेक्ट करता है वो कौन है? सर्ट इन करता है. और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी हम लगे हुए हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड टाटा ग्रुप. तो एक हो गया साइबर डिफेंस कि एक एजेंसी है जो थ्रेट डिटेक्ट कर रही है, एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर रही है, और कुछ प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलकर भी गवर्नमेंट काम करती है. ये हो गया डिफेंसिव पोस्चर. मूविंग अहेड विद दिस, ऑफेंसिव पोस्चर. अब आपने डिटेक्ट कर लिया, अपना जो साइबर स्पेस है, अपना जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सिक्योर कर लिया. उसके बाद क्या? साइबर वीपन्स एंड ऑपरेशन. डेवलपमेंट ऑफ टूल्स फॉर साइबर अटैक सच एज malware, exploit or DDoS capabilities. India's DCA and Pakistan's alleged sponsors of groups like APT 36 reflects offensive posture. तो इंडिया का क्या है? DCA, डिफेंस साइबर एजेंसी. वो यही काम करती है. टारगेट सिलेक्शन, प्राइवेटाइजिंग एडवर्सरी सिस्टम जैसे कि मिलिट्री नेटवर्क, गवर्नमेंट डेटाबेस, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिसरप्शंस और एस्पियोनेज. और प्रॉक्सी का भी यूज करते हैं जैसे कि पाकिस्तान कर रहा है. इंडिया नहीं करता है लेकिन पाकिस्तान करता है क्योंकि उनकी एक डेडिकेटेड साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है. हमारी अभी नहीं है, हमें बनाने की जरूरत है. कैसे कैसे अटैक होते हैं? सरप्राइज अटैक कर सकते हैं, प्रोपेगेंडा अटैक, एस्पियोनेज, इकोनॉमिक डिसरप्शन, बैंक की वेबसाइट को हैक कर दिया, ठीक है, सैबोटेज, DDoS अटैक, इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड. ये सब किया जा रहा है, हमें भी अब ये करने की जरूरत है. डिफेंसिव तो फिर भी ठीक है, लेकिन ऑफेंसिव वाला जो पार्ट है हमारा थोड़ा सा वीक अभी जा रहा है. ओके, इसके अलावा पॉलिसी और डॉक्ट्रिन होना जरूरी है. फॉर्मल स्ट्रेटजीज आउटलाइनिंग साइबर प्रायोरिटीज सच एज इंडियाज नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी. ये 2013 की पॉलिसी है, ठीक है, और जो कि थोड़ा अब आउटडेटेड हो चुकी है. इसको
नए रूप में लाने की जरूरत है। ये अभी भी वही रिएक्टिव वाले गेम पर चलती है, रिस्पॉन्स के गेम पे चलती है, लेकिन अभी भी ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी हमने नहीं बनाई है। जबकि पाकिस्तान नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी अभी लेटेस्ट आ रखी है। क्लियर डेफिनेशन ऑफ रोल्स ऑफ मिलिट्री, इंटेलिजेंस एंड सिविलियन एजेंसी इन द साइबर ऑपरेशन। क्लियर रोल्स डिफाइन करने की जरूरत है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की जरूरत है। डेडिकेटेड साइबर यूनिट सच एज इंडिया DCA और पाकिस्तान साइबर कमांड अंडर डेवलपमेंट। These coordinate defense, offense and intelligence effort, integration with the conventional military because it is one of the frontier of war. तो इसको हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत है बाकी 3 फ्रंटियर और मिलिट्री के साथ। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, सो इंडियाज पुश फॉर आत्मनिर्भर भारत, साइबर सिक्योरिटी टूल्स और रिलायंस ऑन फॉरेन पार्टनर। या तो हम खुद डेवलप करें या पाकिस्तान जैसे फॉरेन पार्टनर जैसे कि चाइना पे रिलाई करता है, या खुद से AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, एनक्रिप्शन, इन सब में अपनी कैपेसिटी डेवलप करे। इंटरनेशनल अलायंस बनाए, जैसे कि इंडिया क्वाड साइबर फ्रेमवर्क का पार्ट बना और वहां पर क्वाड के अलावा इंडिया इज ऑल्सो हैविंग साइबर सिक्योरिटी पार्टनरशिप विद इजरायली काउंटर पार्ट। फाइन, अब बात आती है कि कितने टाइप के साइबर पोस्चर हो सकते हैं। तो देखो, ओवरऑल यदि स्टडी किया जाए तो 4 टाइप के साइबर पोस्चर हैं दुनिया में कंट्रीज के। एक साइबर पोस्चर है डिफेंसिव डोमिनेंट, जो कि प्रायोरिटाइज प्रोटेक्शन एंड रेजिलियंस, ये स्मॉलर नेशंस का होता है। ऑफेंसिव डोमिनेंट एम्फेसाइज प्रीएम्प्टिव रिटेलिएटरी स्ट्राइक, जैसे नॉर्थ कोरिया एंड पाकिस्तान। इनका जो डिफेंस पोस्चर है विच इज ऑफेंसिव डोमिनेंट है। इंडिया का बैलेंस्ड है, कंबाइंस स्ट्रॉन्ग डिफेंस विद क्रेडिबल ऑफेंसिव कैपेबिलिटी, इंडियाज इवॉल्विंग पोस्चर। और एक एम्बिगुअस होता है जो कि चाइना का है, डेलिबरेटली अनक्लियर टू कीप एडवर्सरीज गेसिंग, चाइनास ओपेक साइबर स्ट्रेटेजी। तो इससे हमें समझ में आता है कि जो बढ़ते साइबर अटैक हैं इंडिया में, उसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव साइबर स्ट्रेटेजी, कॉम्प्रिहेंसिव साइबर पोस्चर की जरूरत है। जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है इंडिया की, वो थोड़ा आउटडेटेड हो चुकी है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द लीगल फ्रेमवर्क, जैसे कि IT एक्ट है, तो वो भी 2000 में बना हुआ है, वो भी एक आउटडेटेड है। तो यहां पे भी इसको हमें क्या करने की जरूरत है? अपडेट करने की जरूरत है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी को भी अपडेट करने की जरूरत है। एंड इंडिया नीड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव साइबर पोस्चर। डिफेंसिव कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज डेवलप करने की जरूरत है, क्योंकि अभी तो सिर्फ यही हुआ है। अच्छा, एक और चीज इसमें मैं बता दूं कि जब डोकलाम वाला इशू हुआ था, या फिर लद्दाख में जो इशू हुआ था, और चाइना के साथ इंडिया का स्टैंड ऑफ हुआ था, तो वहां पे चाइना ने भी साइबर अटैक्स किए थे। इसका मतलब ये है कि साइबर अटैक इज द रियलिटी एंड साइबर वॉरफेयर इज द न्यू फ्रंटियर ऑफ वॉर। एंड इन टर्म्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, in terms of national security, we need to invest in cyber security capability. We need to invest in cyber offensive. We need a comprehensive cyber posture. Thank you so much. Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. आई वॉज लाइक कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will recommend, definitely recommend Study IQ.